हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस एवं लेंस के बीच। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि I बराबर Q/T। ये आप याद रख लीजिए, चाहे ये याद रखिएगा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम है। ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का व्यवहार करना होगा? तो देखिए निकट दृष्टि दोष, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े, साफ साफ दिखाई दे, और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़े, तब हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको होगा ना, उसको निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसको ठीक करना होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण अंगूठा का नियम बताइए। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम बताइए। तो अपनी दाहिने हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। देखिए समझिएगा, माने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार फैलाते हैं, 3 गो है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा बताता है, और मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का एक एक उपयोग बताइए। तो देखिए धोने का सोडा का उपयोग होता है वस्त्र धोने में, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग होता है भोजन पकाने में, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे धातु को एक एक उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर द्रव हो और दूसरा का है ऊष्मा का कुचालक हो, कुचालक, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है कमरे के ताप पर द्रव, तो वो पारा है, पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, और कुचालक जो है शीशा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कारण दें कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए सोडियम बहुसक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि केरोसिन तेल में इसलिए रखा जाता है ना, क्योंकि सोडियम जो है
क्रियाशील धातु है, वो खुला में छोड़ देंगे ना तो वो आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको किरासन में रखा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्यों? तो आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से होता है। कहने का मतलब है ये जो आयन है आयनिक यौगिक, इसका निर्माण प्लस यानी धन आयन और ऋण आयन आवेश युक्त आयनों से होता है, जिनके बीच में मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। समझिएगा फिर से, आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन एवं ऋण आयन आवेश युक्त आयनों से होता है, क्योंकि इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? कारण दें। तो देखिए, डिटर्जेंट का उपयोग से यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि जल कठोर है अथवा नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है, मतलब दोनों जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, तथा कोई अवक्षेप भी नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताइए। तो मछली के श्वसन अंग गल्फर होता है, जिसको गिल्स भी बोला जाता है। मच्छर के श्वसन अंग का नाम ट्रेकिया होता है, और केंचुआ के श्वसन अंग त्वचा है, और मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की क्रिया को चित्र के साथ समझाइए। तो देखिए, चित्र के साथ हम यहाँ लगा देते हैं चित्र, आप देख लीजिए इसको। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किसी भी सतह से हो सकता है। अमीबा का शरीर जैसे ही किसी भोजन के संपर्क में आता है तो उस दिशा में कूटपाद तेजी से बढ़ने लगता है तथा भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और उसको ग्रहण कर लेता है।